गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे होंगे। फरवरी मार्च में जो आपका असली इम्तिहान है, आप जिसके लिए लगे हुए हैं, उसके लिए आप पूरी तरीके से समर्पित होंगे। इसी के साथ मैं आज शुरुआत करता हूं आपके प्रेप एज पे कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, जो अकाउंटेंसी, जिसके लिए बच्चों में एक अच्छा खासा डर रहता है। उस डर को दूर करने के लिए हम और हमारी टीम पूरी तरीके से लग गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीबीएसई ने जो आपको प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है उसको हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि जब तक हमको अपने गोल के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और हमको उसको टुकड़ों में तोड़ना है, चंक्स में। और जब तैयारी या आप कह लीजिए कि युद्ध का जो क्रम है उसको अगर टुकड़ों में ना तोड़ा जाए तो उसको जीतना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग एकदम सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज पढ़ते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे लोग अभी जिनको अप्रैल से आप लोगों की संभवतः क्लासेस चल गई होंगी, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो ऐसे लोग जिनको अप्रैल से लेके अभी चीज़ें बेसिक नहीं समझ में आई हैं, उनको 12th का फंडामेंटल परेशान कर रहा है, पार्टनरशिप परेशान कर रही है, वो अभी रिटायरमेंट पे पहुंच गए हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम रिवैल्यूएशन कैसे बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे, क्लोज्ड अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं और मेरी टीम आपके साथ सदैव तत्पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस के साथ। सीबीएसई ने इस बार जो सिलेबस दिया है उसमें आपका जो कोड है, सब्जेक्ट कोड 055, ये अकाउंटेंसी का कोड है। तो आपको ये पता होगा कि अगर ये नोटिस आपके सामने दिख रही तो ये ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिस है जो सीबीएसई प्रेस्क्राइब करती है अपने पूरे सेशन के लिए, कि पूरे सेशन के दौरान क्या पढ़ाया जाएगा, किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, असेसमेंट कैसा होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितना वेटेज है, उन सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कैसे हमको चैप्टर वाइज उनको ख़त्म करना है, कितने पीरियड्स लगेंगे। ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस शॉर्ट में करते हुए फिर सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है ये 36 मार्क्स का वेटेज लिए हुए है। ठीक, मतलब जो आपकी फर्स्ट बुक है जिनमें 5 चैप्टर हैं आपके, फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन, ये 5 चैप्टर मिला के आपको 36 नंबर आपके एनुअल एग्ज़ाम में दिलवाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में जो आपका शेयर और डिवेंचर, मीन्स क्या हुआ कि जो आपका शेयर, अकाउंटिंग फॉर कंपनी शेयर और दूसरा डिवेंचर्स, इन दोनों को मिलाकर 24 नंबर का वेटेज है। इन दोनों को मिलाकर आपका 24 नंबर का वेटेज है। 24 मार्क्स आपको ये एक बुक दिलाएगी। उसके बाद आपका बचता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट, अकाउंटिंग रेशियो और जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मिलाकर आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे, 12 और 8। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये 80 मार्क्स कवर करेगा। फिर उसके बाद आप 80 मार्क्स कवर करेगा और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 नंबर का होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक वाइज बात करते हैं। टॉपिक वाइज में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, जो हमको सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, वो होता है फंडामेंटल, जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड है पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड, ऐसी फर्म जिनके पास पार्टनरशिप डीड ना हो, रिटन फॉर्म में ना हो, तो उनके डिस्प्यूट्स या उनके फ्यूचर प्रॉब्लम्स अगर उनके पार्टनरशिप के बीच में आते हैं
तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये इस एक्ट में बताया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट का डिवीज़न कैसे होता है पार्टनर्स के बीच में, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मींस क्या हुआ कि एक पार्टनर अगर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि आपको मिनिमम इतनी प्रॉफिट मिलेगी, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे ये भी हम इसी में समझेंगे। पास एडजस्टमेंट मतलब क्या हुआ कि जब अकाउंट्स क्लोज हो गए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, सैलरी, कमीशन, मींस पार्टनर से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो छूट गई हैं और उनको वो पार्टनरशिप डीड में उनका प्रोविज़न था, तो ऐसी चीज़ों को हम अकाउंट्स क्लोज हो जाने के बाद कैसे जो है उनका ट्रीटमेंट करते हैं ये भी हम समझेंगे। एक एडजस्टमेंट टेबल बनती है, उसको बनाने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एक जर्नल एंट्री पास होती है, उसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, ठीक। उसके बाद गुडविल को हम समझते हैं। गुडविल का मीनिंग, नेचर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जितने मेथड हैं, हम आपके सिलेबस में 4 मेथड हैं, उन चारों मेथड पे 4 मेथड्स पर बात करेंगे, जो कि है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, ठीक है। मेनली 3 होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब क्या हुआ कि जब जो पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो या वो अपने कुछ एग्रीमेंट्स में बदलाव करें, तब हमको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो इसमें समझते हैं, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो कोई सेक्रीफाइस करता है, कोई गेन करता है, उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसको भी हमको ध्यान देना होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, revaluation of assets and reassessment of liabilities and treatment of reserve accumulated profit and losses, preparation of revaluation account and balance sheet। assets का revaluation, reassessment of liabilities। दूसरा ट्रीटमेंट करना है जो ऑलरेडी बुक्स में रिजर्व अपीयर्ड हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसी प्रॉफिट जिनको पार्टनर्स के बीच में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब हो गया कि ऐसा लॉस जो अभी उनके बीच डिवाइड नहीं किया गया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है पार्टनरशिप फर्म का, जब उनके बीच चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अगर अपने बीच में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको बदलते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब एडमिशन होता है उस समय भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। एडमिशन के समय पे क्या होता है, एडमिशन के समय पर क्या क्या बनता है। एडमिशन का मतलब होता है कि जब सपोज़ 2 पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हो, कोई तीसरा सपोज़ करते हैं कि मान लीजिए A, B और C। थोड़ा सा हम एडमिशन के बारे में आप लोग को बताएंगे कि मानिए रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका सबसे बेसिक होता है वो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि सपोज़ ए और बी ये दो लोग पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। अब ये लोग फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, ए और बी अपना रेशियो 1:1 पर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि हम देखेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। ये भी सिचुएशन क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पुरानी फर्म का ख़त्म होकर एक नई फर्म का, नई पार्टनरशिप फर्म का निर्माण होता है। ऐसे ही दूसरी केस होती है जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है। इस दशा में क्या होता है, दो पार्टनर सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, ए और बी, और उन्होंने क्या किया, सी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री देना चाहिए। सपोज 3:2 में ये लोग चला रहे हैं, सी को 1/4 शेयर या 1/6 शेयर के लिए पार्टनरशिप में इंटर करा रहे हैं। तो ऐसी दशा में भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। यहाँ पर हम एक न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है हमको। उसके बाद गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब बात हम सिलेबस पर और आगे करते हैं। एडमिशन के समय पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड एसेट्स क्या होगा, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। कहने का मतलब क्या है कि जो दो पार्टनर मिलकर अब तक फर्म को चलाया है, जिन्होंने अब तक की जो प्रॉफिट हुई है, जो रिज़र्व आया है, जो फर्म की गुडविल हुई है, उन सब पर पूरा और पूरा अधिकार किनका है, उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स का है। नए पार्टनर के द्वारा अब जो फर्म आगे कंटिन्यू होगी उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो हिस्सा नया पार्टनर भी लेगा। लेकिन अब तक जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हुई हैं उन पर जो प्रॉफिट आया है, जो प्रॉफिट उन बिजनेस को एक्टिविटीज़ को करने से आया है, उस पर पूरा और पूरा अधिकार किसका है, पुराने पार्टनर्स का है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट हम इसी में करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ और रिजर्व का भी ट्रीटमेंट इसी कारण होता है कि ओल्ड पार्टनर्स को उनका जो हिस्सा है या उनकी जो अब तक की मेहनत है वो सब दी जा सके। अब बात करते हैं कि सीबीएसई जो आजकल क्वेश्चन पैटर्न है जो वो लगातार अपने क्वेश्चंस को बदल रही है। अब बात करते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। एडमिशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है तीनों पार्टनर्स का। करंट अकाउंट, अगर उनकी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट भी बनेगा और कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उनका सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो वो हम चैप्टर्स में जब क्वेश्चन करेंगे तो उनके बीच में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में कि कैसे हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद बात आती है रिटायरमेंट एंड डेथ की। रिटायरमेंट और डेथ लगभग एक मिलता जुलता टॉपिक है। बस ये होता है कि रिटायरमेंट में एक सर्टेन डेट पर प्लान्ड कोई पार्टनर होता है, वो रिटायर हो रहा होता है। पर डेथ की आप लोग को पता है कि डेथ की कोई कभी प्लानिंग नहीं कर सकता। डेथ बिना बताए आती है, इसलिए वो किसी दिन किसी समय आ जाती है। तो किसी पार्टनर के डेथ के दौरान प्रॉफिट कैलकुलेशन में उसके और थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हल्का सा बदलाव होता है। बाकी डेथ और रिटायरमेंट लगभग सिमिलर होता है। और इसमें भी हम क्या करते हैं,
इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट एट डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profit and losses and reserves, adjustment of capital and preparation of capital, current account and balance sheet, preparation of loan account of the retiring partner। इसमें एक टॉपिक और बढ़ता है जो रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर होता है। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में आपको देता है कि रिटायर होने वाले पार्टनर को इतने इक्वल अमाउंट्स में हमको पेमेंट करना है, इतना इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है, तो वो जैसा आपको क्वेश्चन बताएगा आप वैसा ही रिटायर होने वाले पार्टनर का आप लोन अकाउंट बनाओगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब देखो डेथ के केस में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि डेथ कोई तय समय पर या हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं आती। नो वन कैन प्लान हिज और हर डेथ। इसलिए हम क्या करते हैं, उनका जो डेथ ऐसे पार्टनर्स जिनकी डेथ हो रही है उनका टिल द डेट ऑफ डेथ जो प्रॉफिट आ रहा है वो कभी कभी टाइम बेसिस पर आपसे कहता है, कभी कभी टर्नओवर बेसिस पे कहता है। वो सब हम जब चैप्टर या टॉपिक को कवर करेंगे उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम एक सिलेबस का आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है या हम क्या डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, चूँकि ईयर के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में किसी पार्टनर की डेथ हो ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर का मतलब जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उसका जो है नॉमिनी है, उसको हम उसका भी एक अकाउंट बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको अकाउंटिंग के टर्म में, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी पार्टनरशिप फर्म का वाइंड अप होना, किसी पार्टनरशिप फर्म का बंद होना। तो उसकी दशा में क्या होता है उसका मीनिंग हमको समझना है। डिसोल्यूशन, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है। पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों अलग टर्म हैं, इनको हम समझेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर रिलेटेड अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, एक्सक्लूडिंग पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ए कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। तो जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ इतना है कि आपको डिसोल्यूशन बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, आपको कैश अकाउंट बनाना है। अब इस चैप्टर में बैलेंस शीट आपकी ओपनिंग बनती है, कभी कभी बना आता है। मोस्टली डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाती है। सीबीएसई के एग्ज़ाम में आपसे मैक्सिमम जर्नल एंट्री पूछेगा। वो सब हम चैप्टर के बीच में डिस्कस करेंगे। फिर नोट में कुछ दे रखा है आपके पास, नोट में क्या है, इफ़ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन। अगर किसी टेंजिबल एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू आपको नहीं दी हुई है तब हम क्या करेंगे। तो देखो दिया हुआ है कि शुड बी कंसिडर एज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू इटसेल्फ। जब किसी, ये सब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू आपको रियलाइजेशन में नहीं दी हुई है, आपको नीचे क्वेश्चन के नीचे बैलेंस शीट के नीचे पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ है कि सपोज फर्नीचर है और आपको नहीं दिया हुआ है कि कितने में रियलाइज हुई है, तो हम मान लेंगे कि बुक वैल्यू पे रियलाइज हुई है। और सपोज पेटेंट है, आपको पता होगा कि पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स है और पेटेंट के आपको रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी हुई है, रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम मान लेंगे कि वो वैल्यू लेस हो गया, उसके रियलाइजेशन से हमको कुछ नहीं मिला। ये बस इतना ही कहना चाह रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, इसको समझेंगे।
अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि शेयर कैपिटल यानी कंपनीज़ के शेयर इशू कैसे होते हैं, फॉरफीट कैसे होते हैं, कैसे हम उनको प्रीमियम पर इशू करते हैं, कैसे हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, कैसे पार पर इशू करते हैं, फॉरफीट करने की क्या क्या शर्तें हैं, किन दशाओं में शेयर कैपिटल इशू किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अरे यार कैसे होगा? अब उसके बाद बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कुछ चीज़ें हैं कि शेयर का मिनिमम कितना सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, कितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पर कोई कंपनी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को इशू कैसे किया जाएगा, इक्विटी शेयर्स को कैसे इशू किया जाएगा, कैसे शेयर डिस्काउंट पर इशू होगा, कैसे पार पर इशू होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं। शेयर में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रोराटा परेशान करता है। प्रोराटा एक ऐसा टॉपिक होता है कि बच्चे शेयर में प्रोराटा में ही घूम जाते हैं। वो अपने सर से पूछते हैं, सर ये प्रोराटा वाला टॉपिक समझ में नहीं आता, प्रोराटा पढ़ने के बाद क्वेश्चन में चक्कर आने लगता है कि प्रोराटा कैसे किया जाए। तो सबसे आसान तरीका प्रोराटा का हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे इजीली आप प्रोराटा अलॉटमेंट को कर लो और आपको कोई समस्या ना आए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर पर। उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। ESOP क्या होता है, एक छोटी सी थ्योरी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कभी कभी एक नंबर में मल्टीपल चॉइस में इसका क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग फॉरफीचर और रीइशू पर चर्चा करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में डिवेंचर की मीनिंग, टाइप्स, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पहले तो हम डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं उनका मीनिंग समझेंगे, यानी डिवेंचर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको इशू कैसे किया जाता है, पार पर इशू करेंगे, प्रीमियम पर इशू करेंगे, डिस्काउंट पर इशू करेंगे, अदर देन कैश में उनका कंसिडरेशन कैसे होता है, रिडेम्पशन की कंडीशन को देखते हुए कैसे डिवेंचर का इशू होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कैसे डिवेंचर इशू किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे दिया जाएगा, राइट ऑफ कैसे करेंगे जो उनके इशू करने पर लॉस हुआ है, जो ऐसे डिवेंचर जो डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं उनका जो लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को कोई भी 12th लेवल का बच्चा है उसको कैसे समझना है, उसकी सब हेडिंग्स क्या होती हैं, कहाँ उनको एसेट्स मिलेंगी, कहाँ उनको लायबिलिटी मिलेगी, किस फॉर्म में हमको उसको रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस। अब टूल्स क्या हैं किसी भी स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है जिसमें हम अलग अलग रेशियो पर बात कर रहे होंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, ऐसे अलग अलग रेशियो पर हम चर्चा करेंगे। कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज़ क्या होते हैं, उनकी मीनिंग, एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, एक्टिविटी रेशियो क्या है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो आता है, सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के बाद एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन सारे रेशियोज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अभी मैं ये नहीं कहता बहुत समय है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे या आप लोग पढ़ना चाहोगे तो समय नहीं है। समय अभी पर्याप्त है। आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो। एक्टिविटीज़ क्या, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हम समझ रहे होंगे इस टॉपिक में। कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, काफ़ी बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में भी समस्या होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन करने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर सही है ये भी बता सकने की आप उसके अंदर क्षमता होती। आप अपने आप से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में है कि इन्वेस्टिंग में है कि फाइनेंसिंग में है, ये हम इनको पहचाने कैसे, हम कैसे जाने कि कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। इस पर भी हम बहुत ईजी वे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है कुछ नोट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, बोथ फाइनल एंड इंटरिम एंड टैक्स, इन पर भी बात करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट टू बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये आपको बता दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तरह ट्रीट करना है। करंट इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब अगर इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की तरह ट्रीट किए जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट। अब सीबीएसई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको फ़ायदा क्या होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उनको हमको कैसे कवर करना है, उनको कैसे हमको सॉल्व करना है, हम कैसे क्वेश्चन नंबर पहले से लेके लास्ट क्वेश्चन तक टाइम मैनेजमेंट करें, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। किस क्वेश्चन पर आपको कितना समय देना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, बशर्ते ये है कि आपको हम लोगों के साथ जुड़े रहना है। हम समय समय पर आपको चीज़ों से अवेयर करते रहेंगे, कौन से टॉपिक पे आपको कितना तैयार करना है। क्वेश्चन पेपर में अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो कितना मिनट देना है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो मीन्स एडमिशन का क्वेश्चन है तो कितना मिनट, बड़ा क्वेश्चन है तो कितना मिनट, गुडविल का एक छोटा सा कैलकुलेशन है तो कितना मिनट देना है। जब तक आप अपने माइंड में ये मेकअप नहीं करके चलोगे कि हमको पर क्वेश्चन पे कितना मिनट देना है, तब आपका समस्या क्या आएगी, क्वेश्चन छूटेंगे। आप कह के आओगे सर पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा था हमको, लेकिन हम
कर नहीं पाए, लास्ट के 2 क्वेश्चन छूट गए, सर 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, ऐसी स्थिति हमारे सामने ना आए, इन सिचुएशंस को डील कैसे करना है, ये अभी से आप लोग तैयारी पे लग जाओ। हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको अब ले चलते हैं कि सबसे बेसिक चीज़, आज बहुत थोड़ा सा, चूँकि क्लास बहुत अदर सब्जेक्ट्स की भी चलनी है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए एक छोटे से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करूँगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो सबसे न्यूमेरिकल में जो सबसे पहला टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। आप लोग 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ के आए होंगे पार्टनरशिप का, जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बना रहे होगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। उसी के बाद का जो अगला पड़ाव है, जो अगली सीढ़ी है, अगला स्टेप है, वही क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटे पार्टनरशिप या पार्टनर से रिलेटेड जितने खर्चे हैं सब हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे होते हैं। मीन्स क्या है कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और ये तो बात हो गई डेबिट साइड की, ये तो पार्टनर्स के प्रॉफिट की बात हो गई। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है नॉमिनल नेचर का अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं वैसे ही हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं, बस इसमें बाकी सारे खर्चे नहीं आते। पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं फर्म के ऊपर, उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और पार्टनर से रिलेटेड हमको जो इनकम होनी है, जैसे एक ही पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सिंपल सा मतलब ये समझो कि पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आते हैं। अब उसमें जो भी पार्टनर से रिलेटेड, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, मोस्टली आपको यही 3-4 मिलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। हाँ, याद रखना है ड्राइंग यहाँ पर नहीं आती है। ड्राइंग आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ड्राइंग आपका पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग में कंफ्यूज होते हैं, वो ड्राइंग को भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बता कर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, ड्राइंग जो है आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ले जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग भी नहीं आता है। उसके बाद अब चर्चा करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। आप लोग अब तक अगर कहीं से पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ ना कुछ तो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पता ही होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पार्टनर से रिलेटेड जो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाया है वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, मतलब दो साइड होते हैं। हर अकाउंट में जानते हैं हम लोग दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या डेबिट साइड में ले जाएंगे और क्या क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, इस पर आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस आता है। जो बैलेंस शीट में आपको बैलेंस दिया हुआ होगा कैपिटल का वो आएगा। उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिल रही होगी तो आएगी, कोई वर्किंग पार्टनर होगा तो। कमीशन कुछ अगर कोई पार्टनर ऐसा किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा होगा तो आएगा। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन में जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगी, यानी जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के बीच में रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो आएगा। इतनी चीज़ें मोस्टली आती हैं। कुछ एक जो रह गया होगा वो चैप्टर्स के बीच में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में आपका आता है ड्राइंग, सबसे पहली चीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद आता है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का अगर कोई लॉस है तो, फिर हम प्लस माइनस करके यहाँ पर बैलेंस, जो नया बैलेंस ट्रांसफ़र होना होता है उसको हम यहाँ ही ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में, जिसको बोलते हैं बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन। ये इतनी चीज़ें मोस्टली आती हैं, जो नॉर्मल एक क्वेश्चन मिलता है इतनी चीज़ें आती हैं। ये हम बात कर रहे हैं जब आपका फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट होगा तब। जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात कर रहे होंगे तो फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर में। एडमिशन में क्या होता है, जो नया पार्टनर आ रहा होता है वो प्रीमियम ला रहा होता है गुडविल के लिए, उसका ट्रीटमेंट भी हम गेनिंग में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। रिटायरमेंट में भी कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट हो रहा होता है। फ़िलहाल के लिए ये आपके फंडामेंटल चैप्टर्स का जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए अगली क्लास से हम लोग बेसिक आपके टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूँगा, जैसे कॉन्सेप्ट आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएं, इस पैटर्न पर हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अभी से अपने को आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपके मन में ये हो कि अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत दूर है, हमको नहीं लगना है, ये बिल्कुल मत रखिए। आप लोग अपनी कैलकुलेशंस पे काम करिए। बच्चों में मैं मोस्टली देखता हूँ कि उनकी कैलकुलेशंस वीक होती हैं, खासकर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी मल्टीप्लाई और आप एडिशन प्रॉपर अलग रफ पे कर रहे होते हो। कोशिश करो कि वो वर्बली हो जाए, मन में हो जाए, उनको लिखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी क्लास को आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ, रोकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको राम राम, नमस्कार, जय हिंद।